नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आज विधानसभा का विस्तार हो गया है। कुल मिलाकर 31 विधायकों ने आज शपथ ली है। मंत्रिमंडल के गठन में आरजेडी का दबदबा देखने को मिला है। आरजेडी से 16, जदयू से 11, कांग्रेस से 2 और हम तथा निर्दलीय से एक विधायक को मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधानसभा के आरजेडी के विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, जिसके बाद पूर्वी चंपारण सहित नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले एचटीवी न्यूज के खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने एचटीवी न्यूज के प्रधान संपादक अंसारुल हक के बेबाक सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा था, यह आज आपको देखना चाहिए। इसलिए हम आपको छोड़ जाते हैं एचटीवी न्यूज पर 13 अक्टूबर 2020 को प्रसारित उस इंटरव्यू के साथ। नमस्कार। नरकटिया विधानसभा में जिस प्रत्याशी का घर नहीं है, वो एक वोट किसी को देने का अधिकार नहीं है, तो लेने का किस अधिकार से आता है कि हमको वोट दीजिए। आपका एक क्षेत्र है तिरवा, बंजरिया क्षेत्र जिसे कहते हैं, वहाँ पे अक्सर लोग पुल निर्माण और सड़क निर्माण के लिए प्रदर्शन करते नज़र आते हैं, तो उनकी समस्याएं कब सॉल्व होगी? ये मेरी लड़ाई जारी है, ये करके मैं रहूँगा। ये जो डिजास्टर है, इसके मैनेजमेंट की दिशा में जो है प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप? तो आप एमएसडीपी का योजना जा कर के आप देखेंगे, उस पैसा को जब यूपीए 1 ने जिस कार्य के लिए दिया था, तो वो कार्य होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो मैंने लगातार विधानसभा में मामला उठाया। एमआईएम के लोग भी जो है यहाँ से जोर लगा रहे हैं। अब इधर उधर देखने के चक्कर में नहीं है यहाँ की जनता। बेरोजगारी कैसे ख़त्म करेंगे? अभी तो हम लोग पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरियाँ देंगे। नमस्कार, एचटीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम, और सत्ता के संग्राम में आज हम पहुंचे हैं नरकटिया, पूर्वी चंपारण के बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो विधानसभा क्षेत्र है, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र। और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के जो मौजूदा सिटिंग कैंडिडेट हैं डॉक्टर शमीम अहमद, उनसे हम इस सत्ता का संग्राम कार्यक्रम के तहत बात करेंगे। डॉक्टर शमीम अहमद के बारे में हम आपको बता दें कि ये आरजेडी के महागठबंधन के मौजूदा विधायक हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव में 75,000 के लगभग इन्हें वोट मिले थे, और इनके जो जिनको इन्होंने हराया था, संत सिंह कुशवाहा, जो कि 19,000 वोटों से इन्होंने उनको पराजित किया था। फिलहाल मौजूदा विधानसभा चुनाव 2020 में इनको जो है एक बार फिर से पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और इन्हें सिंबल मिल चुका है। तो हम सीधे आपको इनसे बात करते हैं कि इस बार के चुनाव में इस बार इनके लिए क्या चीज़ें अहम हैं, और जो जनता की जो यहाँ पे है वो जो है उनके उम्मीदों पर ये कैसे खड़े उतरेंगे। शमीम साहब, आपका एचटीवी न्यूज़ के सत्ता संग्राम कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले एचटीवी न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि पार्टी ने जो मेरे ऊपर दोबारा विश्वास किया, इसके लिए मैं सामाजिक न्याय के योद्धा श्री लालू प्रसाद जी को मैं और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और दोबारा आपको टिकट दिया। जनता का भरोसा किस तरह से है आपके ऊपर? कैसे उनके भरोसे पर आप इस बार खड़े उतरेंगे? जनता का भरोसा मुझ पर पूरा है, तभी तो मुझे 15 में लोगों ने जिताया, और 2015 से मैं लगातार सेवा कर रहा हूँ, और लगातार सेवा के साथ जो मेरे सेवा से अभी कुछ कार्य रुक गए, उस कार्य में मेरा पहला प्राथमिकता ये था कि तियर नदी पर डैम बना करके सारे खेतों को पानी देना। तो ये मेरा कार्य अधूरा रह गया। शिक्षा में कमी जो आई, शिक्षा का जो व्यवस्था यहाँ की है, ये कैसे सुदृढ़ हो, पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता ये है कि स्वास्थ्य के मामले में जिस तरह पूरे बिहार स्तर पर इसका स्तर जो गिरा है, इस पे काम करना है। और पहली बैठक में अगर माननीय तेजस्वी जी की सरकार बनती है, तो ये हम लोग तय कर लिए हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख बेरोजगार को हम लोग रोजगार दे करके उसको
समीम साहब, आपके क्षेत्र में आपने बताया कि आपने सिंचाई के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, लेकिन आपका जो क्षेत्र है वो बाढ़ से इफ़ेक्टेड इलाका है, बाढ़ से बहुत परेशान रहते हैं यहाँ पे लोग, तो उनके लिए आपकी सरकार या आपने क्या कुछ किया है? सबसे पहले यहाँ नदी नेपाल के सटे जो हमारा ये विधानसभा है और इसमें लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा नदियाँ गुजरती है, जिसमें तियर है, अरुणा नदी है, बंगरी है, तिलावे है, सिकराना है, इस तरह के आधा दर्जन के लगभग नदियाँ हैं। और बंजरिया खास करके पर बाढ़ प्रभावित इलाका है। छावड़ा दानों में भी इस साल बाढ़ आ गया, तो इसके लिए ये बहुत ही कठिन काम है। घर में पानी घुस जाना और उसकी व्यवस्था सरकार से नहीं हो पाई, तो ये लगातार मैं जब से जीतने से पहले से भी इसको मैं अवगत हूँ इस कार्य से। तो मैंने बाढ़ में एनडीआरएफ के टीम के साथ नाव पर कई बार दौरा किया गाँवों का, तो मैंने देखा, उसमें अध्ययन किया कि गांव में पानी नहीं घुसता है लेकिन रोड पे पानी रहता है। तो मेरे जहन में आया कि अगर उस गांव के लेवल से अगर रोड बन जाती है तो ये मसला सॉल्व हो गया। तो मैंने इसको शुरू से ही 2016 से भी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन करके इस मामला को उठाया कि जब बाढ़ आती है तो हम एनडीआरएफ की टीम खोजते हैं, हेलीकॉप्टर उतारते हैं और तरह तरह के व्यवस्था करना पड़ता है। रात में ऐसा बार हुआ है कि 12 बजे से 1 बजे के लगभग हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम को भेजना पड़ा, डीएम से बात करके रात में एनडीआरएफ की टीम को भेजना पड़ा। तो एनडीआरएफ का टीम ही तो आदमी है, उसका भी जान का खतरा है। कई बार स्नेक बाइट हो गया रात में, तो जा करके उतना ला करके 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पानी में जा कर के अंदर से लाना, ये बहुत ही दुखदायक बात है। तो मेरे पहल पे मैंने ये मामला उठाया कि एक रोड ऐसा हो जो NH 28 से जटवा घाट होते हुए गमरिया नहर होते हुए और अमगढ़वा तक अगर ऊंची पथ बना दी जाती है तो कितना भी बाढ़ आए इससे मेरा रास्ता अवरुद्ध नहीं होगा और लोग आते जाते रहेंगे। तो ये खुशी की बात है मेरे लिए और पूरे जनता जो सुन रहे हैं इनके लिए कि मैंने उस रोड का शिलान्यास भी कर दिया और वे 93 करोड़ की रोड की लागत है। तो ये मेरे पहल पे एक कार्य हुआ है। आपका एक क्षेत्र है तिरवा, बंजरिया क्षेत्र जिसे कहते हैं, वहाँ पे अक्सर लोग पुल निर्माण और सड़क निर्माण के लिए प्रदर्शन करते नज़र आते हैं, तो उनकी समस्याएं कब सॉल्व होगी? उसी के बात पे मैं आया हूँ कि एक पुलिया के लिए लोग प्रदर्शन करते हैं और इस रोड में 47 पुलिया है इस रोड में, और ये रोड बन जाती है, काम स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्शन के तुरंत बाद रोड स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ का कभी भी कितना भी पानी आए कनेक्शन नहीं ख़त्म होगा। यही लड़ाई में पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ उस क्षेत्र में? उस क्षेत्र में हर गांव के किनारे मोहम्मदपुर, सिसवनिया, जटवा, जनेरवा, जितने भी गांव का कटाव हो रहा था, सारे कटाव को कटाव रोधक बना करके वहाँ कार्य हुआ। दूसरी कार्य ये हुआ कि 2008-9 से जितने भी सड़कें बची थी और सारे ठेकेदार जीर्ण शीर्ण अवस्था में रोडों को छोड़ करके पैसा निकाल करके चले गए थे, उस सारे को मैंने विधानसभा में क्वेश्चन करके उस सारे रोड को बनवाने का कार्य किया, सभी को जोड़ा। लेकिन जोड़ने का मेन उद्देश्य ये है कि पानी जब रहता है तो सारे रोड तो डूब जाते हैं, तो वहाँ पे ऊंचा पथ चाहिए। जब तक ऊंचा पथ नहीं होगा हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ये मेरी लड़ाई जारी है, ये करके मैं रहूँगा। बाढ़ की विभीषिका के बाद जो है बहुत सारे लोगों के पास खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इसके ये जो डिजास्टर है इसके मैनेजमेंट की दिशा में जो है प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप, अगर आप एक बार पुनः आते हैं तो, और अब तक आपने क्या किया है? लगातार हम लोगों ने सरकारी स्तर पर जो सहायता हुआ अपने स्तर से निजी कोष से मैंने लगातार क्षेत्र में जा कर के वहाँ पे मैंने जितना बन सका मैं करते रहा। लेकिन इससे आज़ादी के इतने दिनों के बाद हम इस पहलू पे पाए कि आज भी लोग भूखे सोए, ये बहुत ही दुखदाई बात है। इसको जल्द से जल्द हम लोग जितना चाहेंगे
इसीलिए हम लोग जब तक बेरोज़गारी को हम नहीं हटाएंगे ये मसला हल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, लोगों के घर में सहूलत होगा, वो अपने सब सुधर जाएंगे। बेरोज़गारी कैसे ख़त्म करेंगे? अभी तो हम लोग पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे और देखिए जैसे सरकार बनती है कैसे पटरी पे चला आता है, और तेजस्वी सरकार तेज़ रफ्तार की सरकार बनेगी और पूरे बिहार को हम लोग लाइन अप करेंगे। और कई कल कारखाना, एक भी कारखाना नहीं खुल पाया, जब तक कारखाना नहीं खुल पाएगा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सारी व्यवस्था हम लोगों का है कि कैसे हम लोग उसका व्यवस्था करें। पिछले 15 साल नीतीश कुमार का जो है गवर्नमेंट रहा है, और फैक्ट्रियों के मामले में या जो यहाँ के लोग हैं उनके रोज़गार के मामले में नीतीश कुमार भी जो है उसी पैटर्न पे रहे हैं। 15 साल पहले आपकी सरकार थी, उस समय भी कुछ नहीं हुआ जनता के लिए। तो इस बार अगर भी राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन की सरकार बनती है तो जनता कैसे उम्मीद करे कि इस बार जो है डेवलपमेंट के और जो बेरोज़गारी है उस पर पूरी तरह से काम होंगे ही? सबसे पहले मेरी सरकार पे हमेशा ये लगाए थी इल्ज़ाम लगाया जाता है। आप देखिए यूपीए 1 की सरकार जब बनी और माननीय सोनिया जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार बनी यूपीए 1 की, तो बिहार में जितने भी सड़कें बने सब उनका देन है। मनरेगा का जितना भी काम हुआ, जितना मनरेगा से लोगों को रोज़गार मिलता है और जितने भी पेड़ लगाए गए, ये सब यूपीए 1 का देन है, नहीं कि नीतीश कुमार जी का देन है। अब जा कर के देखे उसको। और यूपीए 1 ने काम किया, एक योजना लाई थी MSDP जो अल्पसंख्यकों के लिए उत्थान के लिए था। उसके शिक्षा पे खर्च करना था, स्वास्थ्य पे खर्च करना था, उस एरिया को डेवलप करना था। लेकिन इस पैसा को रोक करके अब जा कर के देखिए अकाउंट में कितना पैसा लगा हुआ है, लेकिन इसको खर्चा नहीं करने देता है। इसको ड्रॉप करके कि अल्पसंख्यक कैसे से इसको रोका जाए। तो आप MSDP का योजना जा कर के आप देखेंगे, उस पैसा को जब यूपीए 1 ने जिस कार्य के लिए दिया था तो वो कार्य होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो मैंने लगातार विधानसभा में मामला उठाया कि इसको जिस कार्य के लिए यूपीए 1 ने दिया उस कार्य को होना चाहिए था। समीम साहब, अब थोड़ा सा समीकरण पे आ जाते हैं। आपका मुकाबला इस बार जो है जो एनडीए है, एनडीए समर्थित जेडीयू के पार्टी से जो कैंडिडेट आए हैं श्याम बिहारी गुप्ता जी से है। तो इस बार जो है, और इसके अलावा भी सोनू मुखिया के रूप में भी जो है एक नाम है, और MIM के लोग भी जो है यहाँ से जोर लगा रहे हैं। तो इन सब के बीच मुख्य मुकाबला आप किन से अपना देख रहे हैं? यहाँ पे खास करके नरकटिया विधानसभा में, नरकटिया विधानसभा की जनता जाग चुकी है और कोई भी बाहरी प्रत्याशी को यहाँ बर्दाश्त, कोई नो एंट्री लगा हुआ है, सारे लोग अपना नो एंट्री लगाए हुए हैं कि कोई भी बाहरी प्रत्याशी अब नरकटिया विधानसभा में आने की जहमत न करे और अपना बोरिया बिस्तर यहाँ के लोग बांध करके उसको भेज देंगे कि जाओ जहाँ का है वहाँ पे काम करो। यहाँ के लोग नरकटिया विधानसभा को संभालने के लिए है। बाहरी प्रत्याशी आप किन्हें मानते हैं? जिसका नरकटिया विधानसभा में जिस प्रत्याशी का घर नहीं है, वो एक वोट किसी को देने का अधिकार नहीं है, तो लेने का किस अधिकार से आता है कि हमको वोट दीजिए? अगर कोई वार्ड में खड़ा होता है, मुखिया में खड़ा होता है, जिला परिषद में खड़ा होता है, तो वो एक वोट किसी को दे नहीं सकता है, तो लेने का क्या अधिकार है उसका? MIM के लोग और जो RLSP कुशवाहा जी की पार्टी है और BSP का गठबंधन हुआ है, उससे भी यहाँ पे कैंडिडेट आएंगे, LJP से भी कैंडिडेट आएंगे। तो ऐसे में जो है आप अपने लिए किस तरह का माहौल देख रहे हैं? क्या वोटों का जो है बंटवारा होगा जिससे आपको नुकसान होगा? यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि नरकटिया विधानसभा की जनता जाग चुकी है और तेजस्वी सरकार के तरफ अपना पूरा वादा दे दिया है। अब इधर उधर देखने के चक्कर में नहीं है यहाँ की जनता। एक ही मात्र, एक ही निशाना, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बाहरी सभी कितने भी पार्टियां यहाँ बना ले, कोई असर करने वाला नहीं है।
समीम साहब, हम जब यहाँ पे आए आपका इंटरव्यू करने के लिए तो हमने देखा है कि अभी भी आप जो है अपने प्रैक्टिस को बहाल रखे हुए हैं और आज आप मरीज़ देख रहे थे। तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं अपना जो है, एक तो राजनीतिक करियर है, फिर एक पेशा जो है आपका डॉक्टरी का, तो इन दोनों के बीच समन्वय कैसे आप बिठा पाते हैं जब ऐसे समय में जबकि चुनाव हो रहा है और चुनाव में हर प्रत्याशी जो है का एक एक मिनट कीमती है, ऐसे में आप जो है प्रैक्टिस करते नजर आए? एक वोट सभी को देने का अधिकार है, वोट दे सकता है। मैं कैंडिडेट हूँ, अगर मेरी थोड़ी सी टाइम दे देने से अगर किसी का जान बच जाता है तो मैं पहले उस काम को, उसका जान बचा करके ही मैं वोट मांगने जाऊंगा। हमारी जनता साथ में है, वो मेरे कार्यों को देख रहा है। अगर 2 मिनट में मैं 2 वोट मांग सकता हूँ, यही कर सकता हूँ, लेकिन 2 मिनट 5 मिनट टाइम देने के बाद अगर किसी का लाइफ बच जाता है तो पहले मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं पहले उसका जान बचाऊँ। आप जो है शुरू से इस प्रोफेशन में रहे, मेडिकल प्रोफेशन में रहे, इसके बाद जो है राजनीतिक करियर की आपने शुरुआत करी। पहली बार जब आप लड़े तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए थे, हालांकि आप तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन दूसरी बार में आपको सफलता मिली। तो ये 5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? 5 साल का एक्सपीरियंस, मैं जब यहाँ खैरवा में अपना स्थापित किया क्लिनिक, तो मैंने अध्ययन किया। यहाँ पे सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, कहीं पे बिजली नहीं थे और लोग मेन रोड पे ही मोटरसाइकिल साइकिल छोड़ करके रात में पैदल आना बहुत ही दुखदायी था। तो मैंने अध्ययन किया इस नरकटिया विधानसभा के बारे में। तो जब भी यहाँ प्रत्याशी रहे, 1 या 2 बार यहाँ के लोकल रहे, नहीं तो हमेशा बाहरी थे। तो मैं सभी लोगों से राय किया कि भाई आप लोग अपना प्रत्याशी क्यों नहीं चुनते? जब तक कि आपका दुख दर्द, बाहर से कोई आएगा तो अपना बिजनेस करने आता है, जब तक कि प्रत्याशी आपका अपना नहीं होगा, ये क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसी वजह से यहाँ की बदहाली देख करके मैं इस राजनीति में आया कि मैं इसके लिए कुछ काम कर सकूं और अपने क्षेत्र को और अपने क्षेत्र के जनता को मैं सहूलत दे सकूं। तमीम साहब, मौजूदा समय में चुनाव जो है उसकी परिस्थितियां बदली हैं, बहुत तरह के नेशनल मुद्दे भी अब जो है हावी हो रहे हैं। ऐसे में जब पूरे देश की राजनीति एक अलग तरीके के मोड़ पे है, तो आप एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं। नो डाउट ये मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम यादव और वैश्य बहुल इलाका है। तो ऐसे में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं देश में, उसका कितना नुकसान होगा? सबसे पहले मैं डॉक्टर समीम। डॉक्टर अगर सही नियत का है तो ये कोई जात पात की राजनीति नहीं करता है। और कोई अगर मरीज भी आता है तो उससे नहीं पूछा जाता है कि किस जाति का, नाम इसीलिए लिखा जाता है कि पुर्जा उसका इधर उधर नहीं। दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन में रह करके लोगों का वोट लिया। अगर ये उसी वक्त NPR NRC में अगर इन्होंने राज्यसभा में वोट नहीं दिया होता, ये कहते हैं कि मैंने वोट नहीं दिया, बहिष्कार कराया, तो आपको देश बचाना था ना। उस टाइम में बहिष्कार करने के लिए आपको नहीं भेजा था, लोगों ने महागठबंधन से जिता करके आपको दिया था। आपने बहिष्कार इसलिए कराया कि मेरे राज्यसभा के सदस्य निकल जाएंगे तो आसानी से ये बिल पास हो जाएगी। आपका मकसद यही था इस बिल को पास कराना। और जब यहाँ के पत्रकार आपसे पूछते हैं कि NRC और NPR, तो आप उसको गोल मटोल बात करते हैं। तो आज की जो परिस्थिति है, खास करके बिहार की, यहाँ पे इस तरह के किसी भी सांप्रदायिक ताकतों का यहाँ पे कोई रोल नहीं हो पाएगा। कितना भी ये मुद्दा उठा ले, हमारे नौजवान यहाँ पे जग गए हैं
जिस तरह से अभी कोरोना वायरस का महामारी आया और इसमें हमारे नौजवानों को, बेरोजगारों को जो बाहर में फंसे थे, तो ये कर्तव्य नहीं बनता था मुख्यमंत्री जी को कि उनको बाहर से हम पहले मंगा ले। जब पूरे देश में मात्र 500 कोरोना वायरस के मरीज थे तो उस टाइम लॉकडाउन हो गया और लगभग 10 लाख पेशेंट हो गए तो उसको खोल दिया गया। और यहाँ पे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बोलते थे कान खोल लो, कोई बिहारी अगर आया बिहार में तो मैं उसको घुसने नहीं दूँगा। कैसे कैसे लोग पैदल चलते चलते थक जाते थे और ट्रेन पे सो गए, पटरी पे, कहीं पे रास्ता नहीं था तो पटरी पे सो गए और मालूम हुआ कि वे अपने जान गंवा बैठे। रात में ट्रेन आया और कितने को जान लेके चला गया। कितना लोग दिल्ली बम्बे से पैदल आया, कितने कठिनाई में आया, उस सीमेंट का बम्पर में लोग छिप करके आए। क्या वे बिहार के लोग नहीं है क्या? इस तरह की रवैया बिहार की जनता नहीं करेगी। बिहार के नौजवान अब जग चुका है, इसको रोज़गार चाहिए और किस रूप में रोज़गार हम लोग देंगे उसकी व्यवस्था है हमारे पास। चुनाव में आखिरी सवाल समीम साहब, चुनाव में आपके अहम मुद्दे क्या होंगे? अगर 3-4 का अगर हम जिक्र करें तो आपके लिए जो है चुनाव में अहम मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग पहला मुद्दा ये है कि नौजवानों को रोज़गार देना। दूसरी मुद्दा है कि पूरे बिहार स्तर पर जिस तरह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जिस ब्लॉक में चले जाइए, जिस ऑफिस में चले जाइए, भ्रष्टाचारी का जिस तरह सभी लोगों का उगाही जो हो रहा है। दूसरी कदम ये रहेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, ये मेरे दूसरी प्रश्न। तीसरा ये है कि नदी हिमालय पहाड़ से निकलती है और इसका बहाव उत्तर से दक्षिण की तरफ बना हुआ है और पूर्व के मेरे इंजीनियर एक नहर बना दिया बड़ा सा, जो वाल्मीकि नगर से यहाँ ढाका तक, और जब भी बाढ़ आता है नेपाल से जब भी पानी आएगा तो उस नदी पे, नहर पे प्रेशर पड़ता है और नहर का प्रेशर टूटना तय है। तो पूर्व में जब यहाँ अंग्रेज़ थे तो यहाँ अंग्रेज़ के वक्त तियर नदी पे डैम था। तो मैंने विधायक बनने से पहले भी इस मुद्दा को उठा रहा हूँ कि सारे खेत को पानी दिया जाए, लेकिन इसमें अभी हम उसको आश्वासन में ले गए हैं, आश्वासन मिला है, लेकिन जैसे ही सरकार बनेगा मैं सारे खेत को पानी दूंगा। अभी की सरकार की नीयत ये है कि हम सारे खेत को बिजली देंगे। तो मेरे पास पानी है, पानी की व्यवस्था ऊपर वाला ने पहले से कर दिया है, उसको सिर्फ हमको रोक करके डैम बना करके खेत में सप्लाई करना। अगर एक डैम बनता है, इस तरह का हर जगह अगर डैम बन जाए तो कम से कम उत्तरी बिहार में 5 लाख ट्रांसफार्मर नहीं लगाना पड़ेगा। एक डैम पर अगर लग जाता है तो 10 से ट्रांसफार्मर नहीं लगाना पड़ेगा। तो पहले हम सहूलत वाला काम ना करें, सिर्फ जनता के पैसा को, मेहनत का पैसा होता है, उस पैसा को हम कैसे रूप यूज करें, सही रूप में अगर यूज होता तो ये परेशानी नहीं होती और आसानी से सारे खेत को पानी। आखिरी सवाल, जीत के लिए कितने आश्वस्त? जीत के लिए हमारी जनता के ऊपर है। अब जितना वोट से जिता ले, और सारे पिछले बार आप 19,000 वोट से जीते थे, 75,000 के लगभग आपको वोट मिले थे, इस बार का क्या अनुमान? इस बार का मेरा अनुमान ये है कि सारे यहाँ के जितने भी कैंडिडेट हैं सारे का जमानत जब्त करवाऊंगा। MIM से नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है? कोई नुकसान नहीं है। नरकटिया विधानसभा की जनता जाग चुकी है और ख़ास करके तेजस्वी सरकार पे हमारे नौजवानों को ये विश्वास हो गया है कि वही सरकार बनेगा तो हम लोगों को कल्याण होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया समीम साहब हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, सत्ता का संग्राम कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के जो मौजूदा विधायक हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर शमीम अहमद से। डॉक्टर शमीम की लड़ाई जो है इस बार सीधे तौर पर अगर एनडीए के रूप में देखा जाए तो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनके साथ होना है। इसके अलावा दूसरी जो दिगर पार्टियां हैं, एलजेपी के भी उम्मीदवार यहां पे खड़े होंगे। जैसा कि चिराग पासवान ने अनाउंस किया है कि जो जहां भी जेडीयू के उम्मीदवार होंगे तो इनकी लड़ाई वहाँ पे अपने उम्मीदवार को भी उतारेंगे। तो एक तरफ से एनडीए खेमे से दो आप मान सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है एमआईएम और जो आरएलएसपी है और पप्पू यादव की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, तो इनके कैंडिडेट जब खड़े होंगे तो निसंदेह ये वोटों का जो है बंटवारा होगा। तो ऐसे में डॉक्टर शमीम अहमद अपनी मजबूती को किस तरह से बरकरार रखेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी चुनाव का दौर दूसरे फेज़ में, यहाँ पे तीसरे फेज़ में मतदान होना है। तो आगे की क्या परिस्थितियां बनेंगी, हम लगातार आपको इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां देते रहेंगे। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।